हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड मिक्स चल रही है। तो लास्ट लेक्चर तक हम मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी, डिराक एंड बोर्नस्टाइन तीनों स्टैट को कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में हम उसके डिफरेंसेस भी देख चुके हैं कि कैसे डिफरेंसेस होते हैं। इन तीन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। बोर्नस्टाइन आ जाए, चाहे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन आ जाए, चाहे फर्मी, डिराक आ जाए। ठीक है, तो आज अब अपने इन्हीं दो यूनिट्स में अब 2-3 टॉपिक रहेंगे, उसके बाद ये दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज अपने एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। उसका नाम है फेज स्पेस। इसको हिंदी में बोलते हैं कला आकाश। अब देखो फेज स्पेस क्या होता है। सबसे पहली बात, फेज स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस है। ऐसा कोई स्पेस एग्जिस्टेंस में नहीं होता। ये काल्पनिक स्पेस है, काल्पनिक आकाश है। बस ये एक तरीके का किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेट बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और फेज स्पेस होता क्या है, जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, कैसी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है। ना वो अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, ना ही किसी तरीके का वाइब्रेशन कर रहा है। मतलब अगर कोई पार्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित गति। अब उस ट्रांसलेटरी मोशन करते टाइम उस पार्टिकल की अगर स्टेट को मैं एक्स वाई जेड, यानी कि ये उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए, है ना, ये उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट लेता है एक्स वाई जेड। ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिखते हैं ना। मतलब उसके पास इस टाइम पे क्या है, मोमेंटम हो रहा है और मोशन करता जा रहा है, वेलोसिटी बदलती जा रही है, मतलब उसको मोमेंटम भी क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। और अगर उसकी स्टेट को मैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड से शो करूं, ये उसके क्या हो जाएंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो मतलब फेज स्पेस एक ऐसा काल्पनिक आकाश है जो पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट का कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो पोजीशन और मोमेंटम को, स्थिति और संवेग निर्देशांकों या स्थिति और संवेग के संयुक्त रूप को, ऐसे आकाश को कला आकाश बोलते हैं। फेज स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस होती है जो पोजीशन वेक्टर्स और मोमेंटम वेक्टर्स का एक कंबाइंड फॉर्म होती है। मतलब स्थिति और संवेग निर्देशांकों को या स्थिति और संवेग के संयुक्त रूप को कला आकाश बोलते हैं। अब देखो, मैंने बोला था कि फेज स्पेस है क्या, एक इमेजिनरी स्पेस है जो कुछ भी नहीं है, पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का एक कंबाइंड फॉर्म है। देखो इसमें क्या, मैंने क्या बताया था, किसी भी पर्टिकुलर चीज की स्टेट को डिफाइन करेगा। ठीक है, किसी की अवस्था को दिखाएगा। जैसे अपने एक बार बेसिक लेके चलते हैं, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे कि अपने क्या करते थे, किसी गैस की स्टेट को दिखाना होता था, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, गैस की स्टेट को दिखाना था, हम उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को बताते थे, स्टेट को दिखाते थे ना। ये एक मैक्रो फिनोमिना भी था ना, मैक्रो ही था ना ये। सूक्ष्म और स्थूल पे अगर मैं लेके चलूं, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट डे लेक्चर लिया था, स्थूल अवस्था और एक होती है सूक्ष्म अवस्था। स्थूल अवस्था क्या थी, अगर आपको याद हो, कि किसी गैस को हम पीवीटी से शो करें, उसकी स्टेट को पीवीटी से शो करें, तो उसको बोलते हैं स्थूल अवस्था। स्थूल को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो स्टेट। और अगर अपने क्या देखते हैं, अपने को पता है गैस के पार्टिकल लगातार क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे। क्यों मोशन करेंगे, क्योंकि अपने आइडियल गैस लेकर चलते हैं, और आइडियल गैस में अपने को पता है कि पार्टिकल्स के बीच में किसी तरीके की म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होती है ना, अक्रिय गैस होती है। जैसे इनर्ट गैसेस ले लो, हीलियम ले लो, नियोन ले लो, जिनोन ले लो। अब ये सारी क्या है, इनर्ट गैसेस है। अब इनर्ट गैस है, मतलब इनके पास क्या है, इन हीलियम के एटम एक दूसरे से किसी तरीके की रिएक्शंस कम करते हैं। अक्रिय गैस या इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैसेस जो रिएक्शन कम करती है। क्यों ये कम करती है, आपको पता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होता है। भाइटम कोश में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वो स्थायी होती हैं। अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो अनस्टेबल क्यों होना चाहिए, है ना। इसीलिए ज़ीनोन या जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं एक रिएक्टिविटी कम शो करती हैं। अब देखो अगर ऐसी कोई गैस है जो रिएक्टिविटी कम शो कर रही है, हीलियम के एटम के बीच में हीलियम गैस ले लो तो उसके हीलियम एटम के बीच में किसी तरीके की म्यूचुअल इंटरेक्शन ही नहीं होगी क्योंकि रिएक्टिविटी कम शो करती है। तो इनके पास क्या होगा, कभी भी ऐसी गैसेस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती इनकी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है। इनके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होता है क्योंकि गैस के अणु लगातार मोशन करते रहते हैं। अब गैस के अणु लगातार मोशन करते रहते हैं तो अपने ने देखा था उसकी एक तो पोजीशन चेंज होती रहेगी, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में किसी में भी जा सकते हैं मॉलिक्यूल्स। दूसरा वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वी एक्स है तो काइनेटिक एनर्जी को नहीं लेके उसकी मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं क्योंकि अपने को पता P इज इक्वल्स टू बी एम वी होता है, V उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं, px py pz से शो करते हैं। किसी गैस की स्टेट को अगर इन 6 कोऑर्डिनेट से शो करते हैं उसको बोलते हैं उसकी सूक्ष्म अवस्था, जिसको माइक्रो स्टेट बोलते हैं। उसी तरीके से फेज स्पेस होता है। तो फेज स्पेस या कला आकाश की डेफिनेशन आपके पास जब आएगी तो आप लोग ये लिखोगे कि कला आकाश एक काल्पनिक आकाश होता है जो स्थिति और संवेग आकाश का क्या होता है, संयुक्त रूप है। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड से शो करें अगर किसी गैस को और उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई पी जेड 6 कोऑर्डिनेट्स से शो करें तो ऐसे स्पेस को क्या बोलेंगे, फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एक इमेजिनरी स्पेस माना गया कि मतलब कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसकी अवस्था को बताने की उस स्पेस में किस पर्टिकुलर जगह पे पड़ा है तो उसको बताने के लिए अगर हम इन 6 कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं तो ऐसे स्पेस को बोलते हैं फेज स्पेस। फेज स्पेस एक काल्पनिक आकाश होता है जो स्थिति और संवेग आकाश का संयुक्त रूप होता है। फेज स्पेस इज अ इमेजिनरी स्पेस व्हिच इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। ठीक है, वापस से देखते हैं। जैसे कि ये पूरा मान लो कि कोई स्पेस के अंदर कोई पार्टिकल पड़ा है, ठीक है। अब फेज स्पेस क्या है, कुछ ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी मतलब कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई गैस ले लो, कुछ भी ले लो, हमें उसकी स्टेट को बताना है। जैसे पेन की निब भी अगर किसी स्पेस में पड़ी है, मोशन कर रही है, तो हम अपने को इसकी अगर हम इसकी पोजीशन को एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड से शो करें तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को या ऐसे मेथड को जिससे अपने किसी की स्टेट को दिखा रहे हैं उसको फेज स्पेस से डिनोट करते हैं। फेज स्पेस एक काल्पनिक आकाश है जो स्थिति और संवेग आकाश का संयुक्त रूप है। क्यों, क्योंकि अब ये संयुक्त रूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम किसी की स्टेट दिखाने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। अब इन्हीं का यूज क्यों बोलते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड तो इसके क्या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। अब अपने को पता है गैस के अणु होते हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं, अगर मोशन करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अपने को पता है अगर मैं इसमें एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो पी स्क्वायर अपॉन 2m बनेगा। मतलब अब उसका क्या हो रहा है, अगर वो लगातार काइनेटिक मोशन दिखा रहे हैं, गति करते जा रहे हैं, तो मतलब उनके पास क्या मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में उसका मोमेंटम अलग अलग हो जाएगा, तो ये उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट। अब यही दो चीजें चेंज होती हैं, इसीलिए फेज स्पेस इन्हीं दो का कंबाइंड फॉर्म है, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का। इसको 6 पॉइंट स्पेस भी बोल सकते हैं, 6 बिंदु आकाश भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी की भी अगर पोजीशन को, किसी की भी अवस्था को दिखाना है, अवस्था मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे अपने को ये बताना हो कि पार्टिकल किस जगह पे पड़ा और कैसी मोशन कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, तब फेज स्पेस का यूज करते हैं। इसको 6 पॉइंट स्पेस भी बोलते हैं, 6 बिंदु आकाश भी बोला जाता है। ठीक है, जो फेज स्पेस आपके पास एक टॉपिक आता है, अगर आपके पास टॉपिक आए ना प्रूव दैट h इज अ नेचुरल कांस्टेंट, तब भी आपको यही करना है जो मैं आपको करवा रही हूं। या फिर आपके पास आ सकता है फेज स्पेस। देखो अगर आपके एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी आए, h यानी प्लैंक कांस्टेंट, पेपर में आ सकता है कि सिद्ध करो कि प्लैंक कांस्टेंट एक नेचुरल कांस्टेंट है, या तो पेपर में ये आएगा या आएगा फेज स्पेस। ज्यादा चांसेस इन दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि h एज अ नेचुरल कांस्टेंट ना आए पेपर में। h एज अ नेचुरल कांस्टेंट भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन लिखा आ सकता है 2 नंबर में, या ये भी आ सकता है कला आकाश को समझाइए। तो आप जब चाहे ये आए चाहे ये आए, दोनों में जो भी आए आपको पूरी थ्योरी लिखनी है। फेज स्पेस के बारे में बताना है कि फेज स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस है
जो स्थिति आकाश और संवेग आकाश का संयुक्त रूप है। स्थिति और संवेग आकाश का क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि अपने को पता है अणु है, गति करेंगे तो उनकी पोजीशंस चेंज होगी एक्स वाई जेड में। तो मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ले लिया एक्स वाई जेड, और साथ में उसका क्या होगा, गति करना है, मतलब उनका मोमेंटम p²/2m के इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर वो गति करना है तो मतलब उनका मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, इसीलिए उसके एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कोऑर्डिनेट px लूं, y में py लूं, z में pz लूं, तो उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। यही दो चीजें जो चेंज होती हैं, इन्हीं से, इनके अलावा कोई और चीज चेंज नहीं होती है। तो ऐसे मतलब ऐसा मेथड जिससे हम किसी की पोजीशन को किसी की स्टेट को पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट से दिखाएं, या पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस से दिखाएं, तो ऐसे स्पेस को फेज स्पेस बोलते हैं। इसको 6 पॉइंट स्पेस भी बोलते हैं, 6 बिंदु आकाश भी बोला जाता है। 6 बिंदु आकाश बोलने का एक रीजन है कि इसके अंदर क्या है, किसी की पोजीशन को हम 6 बिंदुओं से दर्शाते हैं, 3 तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, इसीलिए इसको 6 बिंदु आकाश भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है x, y, z, px, py, pz, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जो किसी अणु की या किसी कण की स्थिति को दर्शा रहे हैं फेज स्पेस के अंदर, उनको बोलते हैं फेज बिंदु, कला बिंदु या फेज पॉइंट्स। फेज पॉइंट्स नहीं आता है पेपर में, फेज पॉइंट क्या आते हैं आपको पता चला होगा कि ये x, y, z, px, py, pz, इन 6 पॉइंट्स को, इन 6 कोऑर्डिनेट्स को बोला जाता है फेज पॉइंट, या इसको बोला जाता है हिंदी में फेज बिंदु, कला बिंदु, सॉरी फेज बिंदु नहीं, कला बिंदु। तो कला आकाश क्या है, वह काल्पनिक आकाश जो पोजीशन, स्थिति आकाश और संवेग आकाश यानी मोमेंटम स्पेस का की कंबाइंड फॉर्म हो, ऐसे स्पेस को फेज स्पेस बोलते हैं। ये कोई ऐसा स्पेस नहीं है, ये बस एक मेथड है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम स्टैट में किस तरीके से शो करें। थर्मोडायनेमिक्स में तो हम शो कर रहे थे, पीवीटी से शो कर रहे थे, स्टैट में या फेज स्पेस के अंदर 6 पॉइंट्स से अगर हमें डिफाइन करना तो हम इन 6 पॉइंट्स को, इन 6 पॉइंट को यूज करते हैं। ये मैं आपको जब मैं मैक्रो और माइक्रो फिनोमिना करवा रही थी, मैक्रो और माइक्रो स्टेट, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर स्टैट का, उस टाइम मैंने आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताया था कि कैसे सिर्फ यही पॉइंट्स इंक्लूड करने रह जाते हैं पीवीटी के अलावा। वहाँ पे मैंने इसको ब्रीफली डिस्कस किया हुआ, वहाँ पे भी देख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि पीवीटी से देखना मतलब ऊपर ऊपर से देखना, लेकिन अपने को पता है गैस के अणु लगातार गति करते जा रहे हैं तो मतलब उनके ये 6 कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए, तो थोड़ा डीप स्टडी करना वो माइक्रो फिनोमिना में आ जाता है, उसे माइक्रो स्टेट बोलते हैं। अगर इस तरीके से शो करें तो यही फेज स्पेस होता है, कला आकाश और स्थिति आकाश, स्थिति आकाश और संवेग आकाश का संयुक्त रूप ही कला आकाश कहलाता है। और ये 6 कोऑर्डिनेट्स जिनसे हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की स्टेट को दिखाते हैं, उन 6 पॉइंट्स को बोला जाता है कला आकाश, कला बिंदु। कला बिंदु क्या है, x, y, z, px, py, pz। ठीक है, इसको बोलेंगे कला बिंदु। और फेज स्पेस में किसी को डिनोट किससे करते हैं, x, y, z, px, py और pz से शो करें तो ऐसे आकाश को क्या बोलेंगे, फेज स्पेस। मतलब किसी बिंदु की या किसी गतिशील कण की हम स्थिति को x, y, z, px, py, pz इन 6 निर्देशांकों से शो करें तो ऐसे स्पेस जिसके अंदर इन 6 कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हैं उसको बोलेंगे फेज स्पेस। फेज स्पेस मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट की कंबाइंड फॉर्म है। अगर आप देखो ये अपने पास क्या है, x, y, z, px, py, pz क्या है, फेज पॉइंट्स है। ये क्या है, फेज पॉइंट है। और अगर मैं किसी पॉइंट, किसी बिंदु की, कैसे बिंदु की, कण की या किसी अणु की, गतिशील कण या अणु की स्थिति की किसी अगर पोजीशन को, अवस्था को, मैं इसको स्टेट बोलेंगे, स्टेट में सब कुछ आ जाता है कि वो कहाँ पे पड़ा है, किसी जगह पे, किस जगह पे पड़ा है। जैसे अगर ये पेन की निब है, ये पेन है, अगर ये पर्टिकुलर किसी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और मूव भी कर रहा है, तो मैं इसे किसी स्पेस में अगर इन 6 कोऑर्डिनेट्स के साथ डिनोट करूं तो ऐसे स्पेस को फेज स्पेस बोलेंगे। मतलब मैं उसको दर्शाने के लिए कि वो कण कहाँ पड़ा उसके मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी बताऊं, साथ साथ वो गतिशील था तो उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी बताऊं, तो ऐसे स्पेस को फेज स्पेस बोलते हैं। और अगर मैं अब ये पार्टिकल को इन 6 पॉइंट से इनकी स्टेट को बता रही हूँ तो ऐसे, अगर मैंने क्या किया, इसको स्टेट बताने के लिए यूज किया, तो ऐसे स्पेस जिसके अंदर इन 6 पॉइंट्स का यूज करते हैं उसे फेज स्पेस बोलते हैं। फेज स्पेस है क्या, पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस का कंबाइंड फॉर्म है, का संयुक्त रूप है।
ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, 6 पॉइंट स्पेस भी आपके पास आ सकता है। 6 बिंदु आकाश को समझाइए। फेज स्पेस भी आ सकता है। 6 बिंदु आकाश क्यों आते हैं, क्योंकि अपने को पता है इसके अंदर 6 बिंदु यूज किए हैं किसी की स्थिति को दर्शाने के लिए। जैसे ग्राफ होता है, जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये मैंने अब जैसे एक लाइन है, ठीक है, मैथ में अपने करते हैं ना ग्राफ बनाते टाइम, जैसे एक लाइन पड़ी हो, मेरे को उसकी पोजीशन बतानी है, तो मैं इसकी पोजीशन कैसे बताती हूँ, एक्स एक्सिस पे और इस वाई एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स जैसे कुछ भी हो, यहाँ पे 1 और 1 वैल्यू, तो 1,1 और इस पॉइंट की अगर इसकी स्टेट को दर्शाना है तो मुझे जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 होगी, तो इसकी पॉइंट को मैं कैसे दर्शाती हूँ, 4,3 को। तो मतलब इसकी स्टेट को ही दर्शाया गया ना, कि अगर मैं ये लाइन बता दूं 4,3 1,1 और 4,3 बता दूं, तो अपने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, अपने ग्राफ में दिखा सकते हैं कि ये लाइन इस तरीके से पड़ी है। सिमिलरली अगर स्पेस के अंदर ये 6 पॉइंट्स बता दिए जाए कि उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट किस एक्सिस के अलोन कितनी पड़ी है, जैसे मैं बता दूं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके अगर कुछ बता दे तो अपने उस पॉइंट की पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो इस स्पेस के अंदर कहाँ पे पड़ा है। तो ये बताने के लिए जिस पॉइंट्स का यूज करते हैं उनको फेज पॉइंट बोलते हैं, और ऐसे स्पेस को बोला जाता है फेज स्पेस। ठीक है, फेज स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस है, ऐसा वास्तव में कुछ होता नहीं है, बस दिखाने का तरीका है। किसी पर्टिकुलर मूविंग पार्टिकल की अगर स्थिति को दिखाना है या जगह दिखानी है कि वो कहाँ पे पड़ा है उस स्पेस के अंदर, तो उसको फेज स्पेस से दर्शा सकते हैं। 6 पॉइंट स्पेस भी बोला जा सकता है, 6 बिंदु आकाश, या इसको फेज स्पेस भी बोला जा सकता है। पेपर में अगर आए एच इज अ नेचुरल कांस्टेंट वो दिखाना है तो वो भी आपको ऐसे ही करना है। वो कैसे दिखाएंगे, देखो जैसे मेरे पास काफी बड़ा स्पेस था, ठीक है, उस स्पेस के अंदर मैंने इस मूविंग पार्टिकल की जगह बता दी, कैसे, उसके एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड को बता दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसी फेज स्पेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब फेज स्पेस को अल्पांश में बांट दूं, ठीक है, एक बड़ा स्पेस था, जैसे कि 3D तो अपने पास कुछ है नहीं जो आपको कुछ बताया जाए, जैसे ऐसे मान लो कि ये इतना इतना एरिया ना फेज स्पेस है, ठीक है, मानने के लिए कि बताया ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा है जिसकी मेरे को स्टेट को बताना है, तो x, अब देखो मान लो कि एक स्पेस है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं सिर्फ एक बार आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि मान लो कि ये कोई स्पेस है, ना ही पेपर में ये डायग्राम बनाना है, समझने के लिए कर रहे हैं, अपने पास 3D कुछ भी नहीं है। और अगर आप क्लास में तो थोड़ा और मतलब सामने बैठे हो तो आपको इस रूम को भी लेके कुछ समझाया जा सकता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए मान लो कि एक स्पेस है, ये एक पार्टिकल था, इसके अंदर मूव कर रहा था, तो मैंने उसकी अगर स्टेट को ये बताने के लिए कि वो स्पेस में कहाँ पड़ा है ये दिखाने के लिए मैंने उसके 6 कोऑर्डिनेट्स को यूज कर लिया। तो ये अगर पूरा फेज स्पेस था, इस फेज स्पेस को मैं छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दूं तो इसको बोलेंगे तो अब छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करने के बाद ये बनेगी फेज सेल्स, जैसे कि हम वहां पे कर रहे थे। एक बड़े सिस्टम को हमने तोड़ा और उसको क्या बोला, हर एक सेल को, मतलब हर जो चैम्बर बना उसको हमने क्या बोला था, सेल बोला था। इसी तरीके से अगर इस बड़े फेज स्पेस को मैं छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दूं तो उसको बोलेंगे फेज सेल। ठीक है, ये देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सोचो कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये फेज स्पेस इस तरीके का होता है। फेज स्पेस कोई स्पेस नहीं है स्पेशल, वो बस ये है कि एक पर्टिकुलर मूविंग पार्टिकल को दिखाने का स्टैट में एक अलग तरीका बना लिया कि फेज स्पेस से शो कर सकते हैं, इन 6 बिंदुओं से हम उसको दर्शा सकते हैं, इसको फेज स्पेस बोलते हैं। तो ऐसे अगर इस बड़े फेज स्पेस को मैं छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करूं तो उसको बोलेंगे फेज सेल। जैसे कि बड़े सिस्टम को छोटे छोटे सिस्टम्स में बांटा था इंसेम्बल की डेफिनेशन पूरा करने के लिए कि मल्टीपल ऑफ सिस्टम एक साथ पढ़ने थे, तो मैंने इस छोटे पोर्शन को या इस नए सिस्टम को मैंने नाम क्या दिया था, सेल दिया था, जिसको कंपार्टमेंट्स भी बोलते थे। सिमिलरली इस बड़े फेज को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर उसको बोलेंगे फेज सेल। अब इस फेज सेल में मान लिया कि ये क्या है, इस फेज सेल में जो कोऑर्डिनेट्स मैं यूज करूंगी वो क्या हो, dx, dy, dz, dpx, dpy और dpz को यूज करूं तो इन पॉइंट्स को बोलेंगे फेज पॉइंट। ठीक है, इनको तो फेज पॉइंट ही बोलते हैं, कला बिंदु बोलते हैं। अब मैं लूं, अगर मैं मुझे इस सेल का वॉल्यूम लेना है, इस सेल का, तो मुझे पता है वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा, इन 6 कोऑर्डिनेट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, dx
वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड के इक्वल है। ये है क्या? वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। मतलब जो फेज सेल्स मैंने बनाई है उस बड़े स्पेस के अंदर छोटे छोटे पोर्शंस लिए हैं जहाँ पे मैं कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इस इतने पोर्शन के अंदर उसकी पोजीशन दिखाने के लिए, इस बड़े स्पेस से कुछ अलग दिखाने के लिए, इसलिए मैंने डी डी ले लिया। क्योंकि हम जब किसी बड़ी चीज को छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम अल्पांश बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पे किया है, इस बड़े स्पेस को छोटे सेल्स में डिवाइड किया। तो मुझे अगर स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल को दिखाना है तो मुझे एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से दिखाऊंगी। और अगर मुझे अब इस फेज स्पेस के अंदर यानी इस छोटे पार्ट के अंदर मुझे इस मूविंग पार्टिकल को दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना है कि मैं उसको अलग दिखाने के लिए कुछ तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ, डी एक्स डी पी वाई और डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड लिए हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम टोटल इसी तरीके से निकलता है, जितने पोर्शन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे यहाँ से इतना पता है कि डी एक्स डी वाई और डी जेड क्या है? वॉल्यूम किसका? पोजीशन स्पेस का, स्थिति आकाश का, आयतन। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड लूं तो वॉल्यूम किसका है? ये मोमेंटम स्पेस। और जो टीवी है वो वॉल्यूम किसका है? फेज सेल का। अब देखो, आपको हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको पता है ना कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ किसी मूविंग पार्टिकल के डिफाइन नहीं किया जा सकता। हम पढ़ते हैं स्थिति और संवेग को गतिशील कण के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों एक चीजें एक साथ हम एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते होते, है ना। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और अगर नहीं पढ़ा तो मैं भी आपको बता देती हूँ क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई पार्टिकल है वो मूव करता है, ठीक है, जैसे इसके अंदर पता है क्या होता है, मेनली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके चलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये क्वांटम मैकेनिक्स भी आएगा आपके बीएससी सेकंड फाइनल ईयर में, तो मैंने वो लेक्चर वैसे यहाँ पे अपलोड भी किए हुए हैं, पर आपके लिए एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। जैसे ये जितने भी थ्योरीज आई थी, हाइजेनबर्ग बोर्स थ्योरी, ये सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है ये। और ये छोटे पार्टिकल्स पे लगती है, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत कम हो उनके ऊपर ये थ्योरीज एप्लीकेबल होती है। और इसका जो एक तरीके से जस्टिफिकेशन है वो भी मैंने करवाया हुआ है, वैसे वो आपके काम का नहीं है और ये फाइनल ईयर में था तो मैंने उनको करवाया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि कोई ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो गए होंगे मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रॉन हाँ बराबर ही 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए मैक्सिमम। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब इस गतिशील कण है ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आता है कि मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं, वेव्स एंड पार्टिकल दोनों की नेचर शो करते हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पार्टिकल और इसकी दोनों की नेचर शो करेगा, कण होने की और गति तरंग की। अब मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, अपने को पता है नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मैंने क्या देखा? t = 1 सेकेंड पे मैंने इसकी पोजीशन फाइंड की, ठीक है। मान लिया कि वो स्पेस में किसी एक्स वाई जेड मैंने पॉइंट से दिखा दिया कि वो इतनी जगह पे पड़ा। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये कण क्या यानी इलेक्ट्रॉन क्या एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। लेकिन अभी मैं अगर इसको पार्टिकल लूं, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रॉन और ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, अब ये गति करता जा रहा है। t = 1 सेकेंड पे जैसे ही इसकी पोजीशन फाइंड की है तो गति कर रहा था, इसकी जगह चेंज, मतलब उसकी मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो कुछ अलग आएंगे। मतलब हम एक साथ एक ही पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। और इसकी जो पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो होता है डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स, मतलब x की डायरेक्शन में मोमेंटम कोऑर्डिनेट इज ऑलमोस्ट इज इक्वल्स टू h के इक्वल आता है। वैसे तो h का टर्म 2 पाई के इक्वल आता है, लेकिन जब इसको जस्टिफिकेशन करते थे तब उसको h के इक्वल भी ले लें क्योंकि दोनों की यूनिट्स सेम होती है।
तो जिन जिन चीज़ों की यूनिट, जिन दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लांक कांस्टेंट के इक्वल आती है, वही हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हैं, जैसे एनर्जी और टाइम का भी होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का भी होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट। तो अगर ये x इंटू डी पी एक्स एच के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे को पता चलता है, इसको आपको इक्वेशन दे लेना 1, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि dx डॉट dpx भी किसके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली dy डॉट dpy भी किसके इक्वल होएगा, h के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली dz डॉट dpz भी किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा। तो इसको कोई इक्वेशन दे लो a, इसको दे लो b, इसको दे लो c। सो फ्रॉम इक्वेशन a b c एंड 1 मुझे पता है मेरे पास क्या बनेगा, dv क्या है, dx डॉट dy डॉट dz डॉट dpx डॉट dpy डॉट dpz, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ऑलमोस्ट h इंटू h के, क्योंकि dx इंटू dpx भी एक h आया इक्वेशन ए से, dy इंटू dpy भी क्या है, एक और h आया। सिमिलरली dz इंटू dpz भी क्या है, एक और h आया। तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू h के क्यूब के इक्वल आता है, यानी कि एक फेज सेल का जो वॉल्यूम है वो h क्यूब के इक्विवेलेंट आता है, मतलब h क्यूब के आसपास आता है। यहाँ से पता चलता है h जो है एक नेचुरल कांस्टेंट है, क्योंकि नेचुरली अगर किसी फेज सेल का मैं वो ले लूँ, वॉल्यूम ले लूँ, तो वो h की कोटि के इक्वल आता है, h की डिग्री के बराबर आता है, इसीलिए h एज ए नेचुरल कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यही फेज स्पेस मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट h इज ए नेचुरल कांस्टेंट, सिद्ध करो h एक प्राकृतिक नियतांक है, या फेज स्पेस क्या है डिफाइन करो। अगर आता है तो आपको ऐसे करना है, फेज स्पेस क्या होता है, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का कंबाइंड फॉर्म है, या मैं आप यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फेज स्पेस इक्वल्स टू पोजीशन प्लस मोमेंटम स्पेस, मतलब पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, यानी कि संवेग और स्थिति आकाश का संयुक्त रूप है। इमेजिनरी पॉइंट लिखना आप नहीं बोलोगे, क्योंकि एक इमेजिनरी स्पेस है। इसका यूज सिर्फ इतना ही है कि स्टैट के अंदर किसी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को दिखाना, बस उसकी अवस्था को दिखाना कि स्पेस के अंदर वो कहाँ पे मूव कर रहा है, कहाँ पे पड़ा हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो फेज स्पेस क्या है, एक इमेजिनरी स्पेस है, या एक ऐसा स्पेस जो पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस का कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। यानी किसी गतिशील कण जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैसी मोशन कर रहा हो, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो, मतलब उसकी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को एक बार कंसीडर करते हैं, ना तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूर्णन करेगा, रोटेशन शो करेगा, ना ही वो वाइब्रेशन शो कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करता जा रहा है, मतलब गति कर रहा है लेकिन पोजीशन चेंज कर रहा है, साथ में वो रिवॉल्व या फिर रोटेशन या वाइब्रेशन ही शो कर रहा है। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए अगर किसी कण की अवस्था को या स्टेट को हम एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से दर्शाते हैं, तो ऐसे स्पेस को फेज स्पेस बोला जाता है, ठीक है। और इन एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड बिंदुओं को बोला जाता है फेज बिंदु, ठीक है। और इनको फेज पॉइंट्स लिख दिया, और कैसे मैंने ये ही दो कोऑर्डिनेट कंसीडर किए ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे पता है पोजीशन चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है तो मुझे पता है हाफ mv² और p² 2m के इक्वल होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करे, वेलोसिटी पे और p पे। अगर मैं वेलोसिटी को छोड़ के उसकी पोजीशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए देखूं कि उसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जा रहे हैं, तो मुझे पता है एक्स डायरेक्शन में उसका मोमेंटम कुछ अलग होगा, वाई डायरेक्शन में उसका मोमेंटम कुछ और चेंज हो जाएगा, जेड में कुछ और चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं 6 पॉइंट से किसी चीज की पोजीशन को बताऊं, किसी मूविंग पार्टिकल का, वो भी कैसे ट्रांसलेटरी मोशन करता है टाइम की, मतलब कण कैसा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज कर रहा है, रोटेशन और वाइब्रेशंस को एक बार छोड़ दिया गया। तो अगर इन दो चीजों के कारण मेरे पास पता है मुझे इस पार्टिकल की यही 6 कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होते जाएंगे लगातार, तो इन 6 कोऑर्डिनेट से दर्शाऊं तो इन 6 कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे फेज पॉइंट या फेज स्पेस। इसको 6 पॉइंट स्पेस भी बोला जाता है, 6 बिंदु कला का 6 बिंदु आकाश भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं जो किसी की स्टेट को दर्शाते हैं। कौन से हैं, 3 x y z p और 3 p x p y p z। और अब देखो कि अगर मैं इनको क्या करना है,
एच एज ए नेचुरल कांस्टेंट बी प्रूफ करना है तो मैंने ये लिए मेरे पास फेज पॉइंट है, और अगर मैं इसकी स्टेट को ऐसे शो करूँ तो मैंने यहाँ पे बताया इसको फेज पॉइंट्स बोलेंगे, सॉरी फेज स्पेस बोलेंगे। अब मैं मान लिया कि ये कोई स्पेस है, पेपर में ये डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना, और फेज स्पेस ऐसा भी नहीं होता, फेज स्पेस एक इमेजिनरी चीज है जिसके अंदर किसी की स्टेट को दर्शाया गया, ठीक है। अब मान लिया कि अगर इस फेज स्पेस को मैंने क्या किया, इस फेज स्पेस को मैंने क्या किया है, छोटी छोटी सेल्स में अल्पांश में विभाजित कर दिया गया, तो देखो क्या होगा, अल्पांश में विभाजित क्या, मुझे पता है इस बड़े स्पेस में अगर मैं किसी मूविंग पार्टिकल को दर्शाऊं तो एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से दर्शाऊंगा, और अगर इस एरिया ये जो वॉल्यूम मैंने लिया है यहाँ पे किसी मूविंग पार्टिकल को दर्शाऊं तो उसको थोड़ा अलग करने के लिए मैंने डी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डी वाई डी जेड मतलब इन 6 कोऑर्डिनेट से शो किया। तो इतना देख के मुझे पता चलता है ये इसका वॉल्यूम ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, और ये वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट्स, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस और वॉल्यूम ऑफ स्पेस स्पेस है, फेज सॉरी मोमेंटम स्पेस। तो देखो फिर अपने क्या लिखेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस है और ये वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस है। जब ऐसा है तो मुझे डी भी पता है, वॉल्यूम क्या बन जाएगा पूरे स्पेस का, जैसे कैसे, अब ये मैंने कैसे लिखा, आपको पता है जब आप अपने किसी घन की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालती हूँ, उसकी जितने भी साइड्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ। स्क्वायर का निकालते हैं तो मुझे पता है उसकी a इंटू ए और a है तो मुझे उसका निकाली, फिर उसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करती हूँ उस एरिया को निकालने के लिए। वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब करते हैं, तो मेरे पास जितना बनता था वॉल्यूम उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट्स लेके मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, वो वॉल्यूम ऑफ उस फेज सेल का निकला है। तो मुझे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक चीज यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े हैं। तो इस चीज को देख के एक चीज दिखाई दे रही है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, किसी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को हम एक साथ एक्यूरेसी के साथ नहीं दिखा सकते। कैसे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों चीजें एक साथ एक्यूरेसी से नहीं दिखाई जा सकती। अगर मैं पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी उसको जीरो कर दूं तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी अपने आप इन्फिनिटी हो जाती है, और सिमिलरली अगर मैं मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी जीरो कर दूं तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी अपने आप इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या देखूं, अगर मैं किसी t = 1 सेकंड जब मैं मूव कर रहा था, किसी 1 सेकंड के बाद अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं ना, उसको मैं सही निकाल लूं तो उसके बाद वो गति करता जा रहा है तो उसका फेज जो उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट है ना वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। इतना चेंज होता है कि उसकी अनसर्टेनिटी को मैं इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये चीजें आपको पता होंगी मेरे हिसाब से, तो आपको पता है ये 11th क्लास के अंदर और छोटी क्लासेस के अंदर हम पढ़ते रहते हैं। हाइजेनबर्ग और ऐसे प्रिंसिपल तो हम पता नहीं कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये चीज देखने के बाद मुझे जब ये समझ आया तो यहाँ से पता चलता है कि dx dpx भी h के इक्वल होगा, dy dpy की भी h के इक्वल, dz dpz भी h के इक्वल होगा। तो ऐसा करने के बाद मुझे dv क्या मिला, h³ के इक्वल मिला। तो मुझे पता चला हर एक फेज सेल, फेज स्पेस के अंदर जितने भी फेज सेल होंगे उनका वॉल्यूम h की डिग्री के इक्वल है। मतलब h नेचुरली वहां पे आ रहा है तो h एज ए नेचुरल कांस्टेंट वर्क करता। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया। अब ये जो फेज स्पेस है, अभी तक तो हम एक मूविंग पार्टिकल ले रहे थे। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास n पॉइंट्स हैं या n बिंदु हैं जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बिंदु बोल रही हूँ, पॉइंट बोल रही हूँ, आप पार्टिकल भी लिख सकते हो। मेरे पास यहाँ मान लो n पार्टिकल्स है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, n कण है जो गति कर रहे हैं। अब मेरे को उसको डिनोट करना है तो फेज स्पेस आगे दो टाइप का होता है, एक होता है म्यू स्पेस और एक होता है टी स्पेस। फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस दो टाइप का होता है, म्यू स्पेस और एक होता है टी स्पेस। और मान लिया कि अभी तक तो हम एक कण की बात कर रहे थे, उसकी पोजीशन को x y z p x p y p z, मैं पोजीशन बोल देती हूँ। पोजीशन से मतलब है उसकी स्टेट। ठीक है, मुझे उसकी अवस्था दिखाने के लिए मैं x y z p x p y p z का यूज कर रही हूँ। पॉइंट्स को बोला फेज पॉइंट, जिस मेथड से उसको डिनोट किया उसको बोला फेज स्पेस। ठीक है, अब मेरे पास क्या, एक पॉइंट, एक बिंदु गति ना करते हुए, एक कण ना गति करते हुए मेरे पास n पार्टिकल्स से जो मूव कर रहे हैं। तो फेज स्पेस मुझे पता है दो टाइप का होता है, एक होता है म्यू स्पेस और एक होता है टी स्पेस। वो किन के लिए आता है, जब मल्टीपल ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तब हम इन दो स्पेस को यूज करते हैं। तो n गतिशील कणों को अगर मुझे उसकी स्टेट को दर्शाना
दर्शाना है किसी फेज स्पेस में, किसके अंदर, फेज स्पेस में कला आकाश में n गतिशील कणों की अवस्था को दर्शाने के लिए अगर मुझे n पॉइंट्स की जरूरत पड़े, मतलब मुझे n पॉइंट्स चाहिए, मतलब n ही मैं ये लूँ x y z p x, यानी कि n बिंदु लूँ x1 किसी पहले पॉइंट के लिए x1 y1 z1, जैसे कि अब यहाँ पे अगर मेरे को किसी पहला बिंदु जो गति कर रहा है उसके लिए x1 y1 z1 px1 py1 pz1 की जरूरत पड़े, सिमिलरली किसी दूसरे पार्टिकल के लिए x2 y2 z2 px2 py2 pz2 की जरूरत पड़े। सिमिलरली मतलब हर एक बिंदु को शो करने के लिए मेरे पास इन 6 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े। मतलब अगर n गतिशील कणों को म्यू स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें n गतिशील कणों की अवस्था को दर्शाने के लिए मुझे n ही बिंदु चाहिए, तो ऐसे स्पेस को बोलेंगे, ऐसे फेज स्पेस को बोलेंगे म्यू स्पेस, ठीक है। और जब मुझे इन n गतिशील कणों की अवस्था को दर्शाने का काम करता है ना फेज स्पेस, इन कला आकाश है ना, इसकी अवस्था दर्शाने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए, तो ऐसे स्पेस को बोला जाएगा टी स्पेस। टी स्पेस क्या होता है, जब n गतिशील कणों की अवस्था को दर्शाने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए, मतलब एक ही कोई कोऑर्डिनेट ले लूं x y z p x p y और p z का यूज करूं और सारे के सारे n गतिशील कणों को अपने आप डिफाइन किया जा सके कि स्पेस में वो कहाँ पे पड़े हैं, तो ऐसे स्पेस को टी स्पेस बोलेंगे। और ऐसा स्पेस जहाँ पे n बिंदुओं की अवस्था दर्शाने के लिए, n गतिशील कणों की अवस्था को दर्शाने के लिए हमें n पॉइंट्स की जरूरत चाहिए, तो उस स्पेस को बोला जाता है म्यू स्पेस, ठीक है। तो फेज स्पेस क्या है, काल्पनिक आकाश जो स्थिति और संवेग आकाश का संयुक्त रूप है। कला आकाश दो प्रकार का होता है, एक होता है म्यू आकाश और एक होता है टी आकाश। अगर n गतिशील कणों पे विचार मतलब सोचें अपने कि n गतिशील कण है, तो n गतिशील कणों की अवस्था दर्शाने के लिए अगर फेज स्पेस में n बिंदुओं की जरूरत पड़ी, तो ऐसे फेज स्पेस को बोला जाएगा म्यू स्पेस। और ऐसा स्पेस जहाँ पे n बिंदुओं को दर्शाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु की जरूरत पड़ी, तो उसको टी स्पेस बोला जाता है। तो फेज स्पेस अगर पेपर में आए तो इतना करना है, 6 बिंदु आकाश है तब भी ये करना है, h एज अ नेचुरल कांस्टेंट आए तब भी ये करना है। तो 3 क्वेश्चन 1 आंसर, ठीक है। तो ये पेपर के लिए 2 नंबर में आ सकता है। और फेज स्पेस की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो बहुत बार आई हुई है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।